नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बोगोल्लारी बुक्सवान पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो अभी बोगोल्लारी बुक्सवान को सब्सक्राइब करें और आज की इस खास ऑडियो बुक का आनंद लें। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जिस तरह हम आज अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिस स्कूल सिस्टम में उन्हें डालते हैं, क्या वह वाकई उनके लिए सबसे उत्तम रास्ता है? क्या हम उन्हें एक सक्षम, खुशहाल और आत्मनिर्भर इंसान बना रहे हैं, या फिर केवल एक ऐसी मशीन जो समाज के बनाए नियमों और ढांचों में फिट होकर चलना सीख ले? अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि शिक्षा का एक ऐसा तरीका भी मौजूद है जो बच्चों को किताबों के बोझ तले नहीं दबाता, बल्कि उन्हें जीवन के अनुभवों की खुली किताब से सीखने का मौका देता है। आज हम ऐसी ही एक क्रांतिकारी और विचारों को झकझोर देने वाली किताब की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एमिल, या शिक्षा पर एक ग्रंथ, जिसे लिखा है महान दार्शनिक जीन जैक्स रूसो मिन ने। यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें मौजूद विचार बेहद गहरे और चिंतनशील हैं, जिन्हें समझने के लिए समय और धैर्य की जरूरत है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या इसे सेव कर लें, ताकि आप इसे आराम से बीच बीच में रुककर अपने हिसाब से सुन सकें। यह ऑडियो बुक केवल बच्चों की परवरिश या शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह मेरे और आपके बारे में है, हमारे समाज के बारे में है, और इस बारे में है कि हम एक बेहतर, संवेदनशील और सशक्त इंसान कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, अपनी सोच के सारे दरवाजे खोलिए, अपने मन को पूर्वाग्रहों से मुक्त कीजिए और मेरे साथ इस अनोखे और प्रेरणादायक सफर पर निकल पड़िए, जो आपके मन में शिक्षा, जीवन और मानवता को लेकर ढेर सारे नए सवाल और जवाब जन्म देगा। प्रकृति की पुकार, शिक्षा का असली अर्थ। चलिए दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सरल लेकिन गहराई से भरे सवाल के साथ। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वह कैसा होता है? क्या वह जन्म से ही अच्छा होता है? क्या वह बुरा होता है? या फिर वह एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं? जीन जैक्स रूसो, इस किताब के लेखक, इस सवाल का जवाब देते हैं, जो उस समय के लिए और शायद आज के लिए भी क्रांतिकारी और विचारोत्तेजक है। रूसो कहते हैं कि हर बच्चा स्वभाव से अच्छा, पवित्र और नेक पैदा होता है। उसकी आत्मा में कोई दोष नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती। वह एक स्वच्छ, निर्मल झरने की तरह शुद्ध होता है, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर हर बच्चा इतना पवित्र और अच्छा पैदा होता है, तो यह दुनिया नफरत, लालच, हिंसा और भेदभाव से क्यों भरी हुई है? इसका जवाब रूसो देते हैं, और वह जवाब है समाज। जी हां, रूसो का मानना है कि इंसान जन्म से अच्छा होता है, लेकिन समाज की बनाई हुई संरचनाएं, उसके नियम, उसकी परंपराएं और उसकी अपेक्षाएं उस बच्चे की प्राकृतिक अच्छाई को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। ये समाज ही है जो उसे भ्रष्ट करता है। जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? समाज। उसे लालच करना कौन सिखाता है? समाज। उसे दूसरों से जलन करना और प्रतिस्पर्धा में डूब जाना कौन सिखाता है? हमारा समाज, हमारे स्कूल और कई बार हम खुद। रूसो के लिए शिक्षा का मतलब बच्चे के दिमाग में ढेर सारी जानकारी ठूंसना नहीं है। शिक्षा का असली मकसद है उस बच्चे की प्राकृतिक अच्छाई को समाज के बुरे प्रभावों से बचाना, उसे पवित्र और सच्चा बनाए रखना। रूसो इसे एक माली के काम से जोड़कर समझाते हैं। एक माली का काम बीज में फूल डालना नहीं होता, बल्कि उस बीज को सही माहौल देना होता है, सही मिट्टी, पानी और धूप, ताकि वह अपने आप एक खूबसूरत फूल बन सके। उसी तरह एक शिक्षक या माता पिता का काम बच्चे को अपने हिसाब से ढालना नहीं है, बल्कि उसके अंदर पहले से मौजूद अच्छाई को विकसित होने का मौका देना है। रूसो इसे प्राकृतिक शिक्षा कहते हैं। यह विचार उस समय की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के बिल्कुल खिलाफ था। उस युग में बच्चों को छोटे वयस्कों की तरह माना जाता था। उन्हें सख्त अनुशासन में बांधा जाता था, किताबें रटवाई जाती थीं और समाज के तौर तरीके जबरदस्ती सिखाए जाते थे। रूसो ने इस पूरी व्यवस्था को गलत ठहराया। वह कहते हैं कि एक बच्चा बच्चा ही होता है, उसे बच्चा ही रहने दो, उसे प्रकृति की गोद में पनपने दो।
उसे तेजी से दौड़ने दो, गिरने दो, चीजों को छूकर और अनुभव करके सीखने दो। उसे किताबों से पहले जीवन को समझने का मौका दो। रूसो का मानना था कि अगर हम बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें तो वह न केवल ज्यादा सीखेगा बल्कि एक नैतिक, मजबूत और संतुलित इंसान भी बनेगा। वह कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बच्चे के वर्तमान को उसके भविष्य के लिए कुर्बान कर देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं यह सीख लो, भविष्य में काम आएगा, और इस चक्कर में हम उसका बचपन छीन लेते हैं। रूसो का मानना है कि अगर बच्चा अपना बचपन पूरी तरह से जी ले तभी उसका भविष्य सुनहरा हो सकता है। प्राकृतिक शिक्षा का मतलब बच्चे को जंगली बनाना नहीं है, जैसा कि कई लोग गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा नियंत्रित और संरक्षित माहौल बनाना जहां बच्चा समाज के नकारात्मक प्रभावों से बचा रहे और अपनी इंद्रियों और अनुभवों के जरिए सीखे। रूसो इसे नकारात्मक शिक्षा पनोन कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे को कुछ भी न सिखाया जाए, बल्कि यह कि उसे कुछ भी गलत न सिखाया जाए। उसे उपदेश देने के बजाय उसे ऐसी परिस्थितियों में डालो जहां वह खुद सही और गलत का अनुभव करे। उदाहरण के लिए उसे यह मत बताओ कि चोरी करना पाप है। इसके बजाय उसे ऐसी स्थिति में ले जाओ जहां उसकी कोई चीज चोरी हो जाए और वह उस दुख को महसूस करे। यह अनुभव उसे नैतिकता का गहरा पाठ सिखाएगा। इस पहले अध्याय में रूसो एक काल्पनिक बच्चे एमिल टॉलेंस की परवरिश का जिम्मा लेते हैं। एमिल एक स्वस्थ और सामान्य बच्चा है जिसे रूसो एक आदर्श परवरिश के माध्यम से शिक्षित करना चाहते हैं। एमिल को किसी खास सामाजिक पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है ताकि रूसो यह दिखा सकें कि उनकी प्राकृतिक शिक्षा का सिद्धांत हर बच्चे पर लागू हो सकता है। रूसो खुद एमिल के शिक्षक बनते हैं और उसे शहर की चकाचौंध और बनावटी दुनिया से दूर एक शांत और प्राकृतिक गांव के माहौल में ले जाते हैं। यहीं से एमिल की प्राकृतिक शिक्षा का सफर शुरू होता है। रूसो का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बच्चे को आजादी दो। वह कहते हैं कि बच्चे को शारीरिक रूप से स्वतंत्र रहने देना चाहिए। उसे तंग कपड़ों में न बांधें, उसे पालने में कैद न करें, उसे जमीन पर रेंगने दें, चलने की कोशिश करने दें और हां, गिरने भी दें, क्योंकि जब वह गिरेगा तभी वह उठना सीखेगा। जब वह चीजों को छुएगा तभी वह उनकी बनावट और गुणों को समझेगा। आज के दौर में सोचिए, हम अपने बच्चों को कितना रोकते टोकते हैं। वहां मत जाओ, इसे मत छुओ, गंदे हो जाओगे। रूसो कहते हैं कि यह सब बच्चे के प्राकृतिक विकास में रुकावट डालता है। हम अपनी चिंताओं और डर को उन पर थोप देते हैं। हम उन्हें सुरक्षित रखने के नाम पर कमजोर बना देते हैं। रूसो का मानना है कि भू प्रकृति बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षक बान है। भूख, प्यास, दर्द, ये सभी प्राकृतिक सबक हैं जो बच्चे को जीवन के लिए तैयार करते हैं। अगर हम हर बार उसके रोने पर उसे तुरंत चुप कराने की कोशिश करेंगे या हर बार उसके गिरने पर उसे तुरंत उठा लेंगे तो हम उसे अपनी भावनाओं और अपने शरीर को समझने का मौका ही नहीं देंगे। वह अपनी ताकत और सीमाओं को कैसे जानेगा? रूसो कहते हैं कि हमें बच्चे पर भरोसा करना सीखना होगा, उसकी क्षमताओं पर, उसकी अच्छाई पर और प्रकृति के सिखाने के तरीके पर। इस पहले विचार का सार यह है कि शिक्षा की शुरुआत बच्चे को बदलने से नहीं बल्कि उसे समझने से होती है। हमें यह मानना होगा कि बच्चा अपने आप में पूर्ण है। हमारा काम एक संरक्षक या माली का है जो उसे समाज की बुरी हवाओं से बचाता है और उसे खिलने का मौका देता है। हमें बच्चे को एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए जिसे हमें अपने हिसाब से ढालना है, बल्कि एक पौधे की तरह देखना चाहिए जिसे बस सही मात्रा में पानी, धूप और देखभाल की जरूरत है। यह विचार आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां हम बच्चों को छोटी उम्र से ही कोचिंग क्लासेस और अनगिनत गतिविधियों में झोंक देते हैं, रूसो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम अपने बच्चों को खुशहाल और संतुलित इंसान बना रहे हैं या सिर्फ एक ऐसी मशीन जो अच्छे ग्रेड लाने और नौकरी पाने की दौड़ में शामिल हो जाए? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली उनकी आंतरिक अच्छाई को निखार रही है या उन्हें एक ऐसी दौड़ में धकेल रही है जहां दूसरों को पीछे छोड़ना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं,
लेकिन रूसो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो प्रकृति की ओर लौटता है, जो अनुभव को महत्व देता है और जो बच्चे की स्वाभाविक अच्छाई को संजोता है। लेकिन अब एक नया सवाल उठता है, अगर बच्चे को इतनी आजादी दे दी जाए तो क्या वह अनुशासनहीन नहीं हो जाएगा? अगर उसे समाज से दूर रखा जाए तो वह समाज में रहना कैसे सीखेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, जन्म के बाद के शुरुआती सालों में जब वह सिर्फ रोना और महसूस करना जानता है, तब उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां हम एमिल के जीवन के पहले चरण, शैशवावस्था, ईशान की दुनिया में कदम रखेंगे और जानेंगे कि रूसो के अनुसार एक शिशु की परवरिश कैसे होनी चाहिए जो उसे जीवन भर के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए। आजादी का पहला पाठ, शिशु की परवरिश। पिछले अध्याय में हमने रूसो के क्रांतिकारी विचार को समझा कि बच्चा स्वभाव से अच्छा होता है और समाज उसे भ्रष्ट करता है। हमने यह भी जाना कि शिक्षा का असली मकसद उसकी प्राकृतिक अच्छाई को बचाना है। अब हम एमिल के जीवन के पहले चरण, आप शैशवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, यानी जन्म से लेकर लगभग 2 साल की उम्र तक। रूसो के लिए यह चरण नींव का पत्थर है। इस समय हम जो कुछ भी करते हैं उसका असर बच्चे के पूरे जीवन पर पड़ता है, और यही वह समय है जब हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। रूसो का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है शिशु को शारीरिक स्वतंत्रता दो। उस समय और आज भी कई जगहों पर नवजात शिशु को कसकर कपड़ों में लपेटने, स्वेडलिंग का रिवाज था। माना जाता था कि इससे बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और उसकी हड्डियां सीधी रहती हैं। रूसो इस प्रथा के सख्त खिलाफ थे। वह कहते हैं कि यह बच्चे को कैद करने जैसा है। सोचिए, 9 महीने तक गर्भ में आजादी से हिलने डुलने के बाद जन्म लेते ही उसे बंधनों में जकड़ दिया जाता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, अपने शरीर को महसूस नहीं कर सकता। रूसो के अनुसार यह उसके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए हानिकारक है। एक बच्चा अपने हाथ पैर हिलाकर ही अपने शरीर की सीमाओं को समझता है। वह अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है और अपनी शारीरिक क्षमताओं को खोजता है। जब हम उसे इन प्राकृतिक गतिविधियों से रोकते हैं तो हम उसे कमजोर और असहाय बना रहे होते हैं। रूसो कहते हैं कि यह प्रथा बच्चे को अनजाने में यह सिखाती है कि दुनिया एक जेल है जहां उसे बंधनों में रहना होगा। इसके बजाय बच्चे को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वह रेंग सके, अपने आसपास की दुनिया को छू सके और उसे अनुभव कर सके। इसके बाद रूसो मां के दूध के महत्व पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि बच्चे को उसकी मां का दूध ही मिलना चाहिए। उस समय फ्रांस के अमीर परिवारों में यह चलन था कि बच्चों को धाय मां को सौंप दिया जाता था ताकि मां की सुंदरता और सामाजिक जीवन पर कोई असर न पड़े। रूसो ने इस प्रथा की कड़ी आलोचना की। वह कहते हैं कि मां का अपने बच्चे को दूध पिलाना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मां और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन बनाता है। जब मां अपने बच्चे को सीने से लगाती है तो बच्चा न केवल पोषण पाता है, बल्कि उसे सुरक्षा, प्यार और अपनेपन का एहसास भी होता है। यह बंधन बच्चे के भविष्य के सभी सामाजिक रिश्तों की नींव रखता है। जो बच्चा अपनी मां से यह शुरुआती प्यार और सुरक्षा पाता है, वह आगे चलकर दूसरों के साथ भी स्वस्थ और मजबूत रिश्ते बना पाता है। रूसो का मानना था कि परिवार समाज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इस इकाई की नींव मां और बच्चे के इस प्राकृतिक रिश्ते से बनती है। अगर यह नींव कमजोर होगी तो पूरा समाज कमजोर हो जाएगा। आज के संदर्भ में भी यह विचार कितना प्रासंगिक है। भले ही आज की परिस्थितियां अलग हों, कई माओं को काम पर जाना पड़ता हो, लेकिन रूसो का मूल संदेश आज भी उतना ही सच है। बच्चे के शुरुआती जीवन में माता पिता की प्यार भरी मौजूदगी का कोई विकल्प नहीं है। अब बात करते हैं बच्चे के रोने की। रूसो कहते हैं कि बच्चे का रोना उसकी पहली भाषा है। जब वह कुछ बोल नहीं सकता तो वह रोकर ही अपनी जरूरतें, भूख, दर्द या कोई परेशानी बताता है। हमारा काम उसकी इस भाषा को समझना है, न कि उसे हर बार चुप कराने की कोशिश करना। रूसो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं, जरूरत और इच्छा के बीच। जब बच्चा किसी जरूरत जैसे भूख के लिए रोता है तो हमें उसे तुरंत पूरा करना चाहिए, लेकिन
अगर हम हर बार उसके रोने पर बिना समझे उसे गोद में उठा लेते हैं, उसे झुलाने लगते हैं या उसे कोई खिलौना थमा देते हैं, तो हम अनजाने में उसे एक खतरनाक सबक सिखा रहे होते हैं। बच्चा यह सीख जाता है कि रोने से वह जो चाहे वह पा सकता है। वह रोने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लेता है। यहीं से जिद और हठ के बीज पड़ते हैं। रूसो कहते हैं कि बच्चे को असहाय मत बनाओ, लेकिन उसे एक तानाशाह भी मत बनने दो। अगर आप उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे तो आप उसे एक ऐसा इंसान बना देंगे जो यह मानेगा कि पूरी दुनिया उसकी सेवा के लिए बनी है। और जब असल दुनिया में उसे ऐसा नहीं मिलेगा तो वह निराश, क्रोधित और असंतुष्ट होगा। इसलिए उसकी जरूरतों को समझें और पूरा करें, लेकिन उसकी हर जिद के आगे न झुकें। उसे इंतजार करना सिखाएं, उसे यह महसूस करने दें कि हर चीज तुरंत नहीं मिल सकती। यह धैर्य का पहला पाठ है जो जीवन में बेहद जरूरी है। रूसो का एक और महत्वपूर्ण सुझाव है, बच्चे को प्रकृति के करीब रखो। उसे ताजी हवा में सांस लेने दो, उसे जमीन पर खेलने दो, उसे मौसम की ठंडक और गर्मी का अनुभव करने दो। वह कहते हैं कि अगर आप बच्चे को हमेशा एक नियंत्रित तापमान वाले कमरे में रुई के गोले की तरह रखेंगे तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। वह जरा सा मौसम बदलने पर बीमार पड़ जाएगा। प्रकृति ही बच्चे को मजबूत बनाती है। उसे कुछ हद तक ठंड और गर्मी सहने की आदत डालनी चाहिए ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो। इसका मतलब यह नहीं कि उसे जानबूझकर तकलीफ दी जाए, बल्कि यह कि उसे जरूरत से ज्यादा लाड प्यार में न रखा जाए। हम अपने डर और चिंताओं की वजह से बच्चे को उन छोटे मोटे अनुभवों से वंचित कर देते हैं जो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। उसे गिरने दो, उसे मामूली चोट लगने दो। जब वह खुद उठेगा तो वह अपनी गलतियों से सीखेगा। जब उसे छोटी मोटी चोट लगेगी तो वह दर्द सहना सीखेगा। ये छोटे छोटे अनुभव उसे भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। रूसो के अनुसार इस उम्र में बच्चे को कोई औपचारिक शिक्षा, कोई भाषा या कोई नैतिकता का पाठ नहीं सिखाना चाहिए। उसका एकमात्र शिक्षक है अनुभवासो। उसकी इंद्रियां, देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना ही उसकी असली किताबें हैं। जब वह किसी चीज को छूकर महसूस करता है कि वह गर्म है या ठंडी, खुरदरी है या चिकनी, तो यह ज्ञान उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। यह रटे रटाए ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। इस अध्याय का सार यह है कि शिशु की परवरिश में हमारा लक्ष्य उसे एक आजाद, मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने की नींव देना होना चाहिए। उसे शारीरिक स्वतंत्रता दें, उसे मां का प्यार और पोषण दें, उसकी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करना सीखें और उसे प्रकृति के हवाले करें। उसे एक नाजुक फूल की तरह नहीं, बल्कि एक जंगली पौधे की तरह पनपने दें जो हर मौसम का सामना कर सके। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब एमिल थोड़ा और बड़ा होगा, जब वह चलना और बोलना सीख जाएगा, तब उसकी शिक्षा कैसी होगी? 2 से 12 साल की उम्र, जिसे रूसो इन बचपन का स्वर्ण युग कहते हैं, उस दौरान उसे क्या सिखाया जाना चाहिए? क्या तब उसे किताबें पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए? क्या उसे सही गलत की समझ सिखानी चाहिए? या फिर रूसो के पास इस उम्र के लिए भी कोई अनोखा और चौंकाने वाला दृष्टिकोण है? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां हम अनकारात्मक शिक्षा चोन के रहस्यमयी सिद्धांत को समझेंगे। सीखने का उल्टा तरीका, नकारात्मक शिक्षा का रहस्य। पिछले अध्याय में हमने देखा कि रूसो शिशु को शारीरिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक अनुभवों के जरिए कैसे मजबूत बनाते हैं। अब एमिल 2 साल का हो चुका है। वह चल सकता है, बोल सकता है और उसकी जिज्ञासा चरम पर है। यह उम्र है 2 से 12 साल की, जिसे रूसो प्रकृति की उम्र कहते हैं। पारंपरिक शिक्षा के हिसाब से यही वह समय है जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, उसे पढ़ना लिखना सिखाया जाता है और उसे अनुशासन और नैतिकता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। लेकिन रूसो यहां फिर से सबको हैरान कर देते हैं। वह कहते हैं कि 12 साल की उम्र तक बच्चे को कोई किताब न पढ़ाई जाए, कोई उपदेश न दिया जाए और उसे सही गलत की परिभाषाएं न रटाई जाए। यही है उनकी अनकारात्मक शिक्षा। यह सुनने में अजीब और अव्यावहारिक लग सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि बच्चे को कुछ भी न सिखाया जाए? बिल्कुल नहीं। नकारात्मक शिक्षा का मतलब बच्चे को अकेला छोड़ देना या उसकी परवाह न करना नहीं है।
इसका मतलब है कि बच्चे को सीधे तौर पर कुछ सिखाने के बजाय उसे सीखने के लिए ऐसा माहौल देना जहां वह खुद अनुभव करके सीखे। इसका मतलब है उसे सद्गुण सिखाने के बजाय उसे बुराइयों से बचाना। रूसो का तर्क बहुत स्पष्ट है। वह कहते हैं कि 12 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग तर्क और अमूर्त विचारों को पूरी तरह समझने के लिए तैयार नहीं होता। जब आप एक छोटे बच्चे को ईमानदारी, न्याय या नैतिकता जैसे जटिल शब्द सिखाते हैं तो वह इन शब्दों को रट तो लेता है, लेकिन उनके गहरे अर्थ को महसूस नहीं कर पाता। उसके लिए ये सिर्फ खोखले शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक 5 साल के बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि झूठ बोलना गलत है। आप उसे लंबी चौड़ी कहानियां सुनाते हैं, उसे डांटते हैं या सजा देते हैं। रूसो कहते हैं कि इससे बच्चा सिर्फ यह सीखेगा कि पकड़े जाना बुरी बात है। वह झूठ बोलना बंद नहीं करेगा, बल्कि अगली बार ज्यादा चालाकी से झूठ बोलेगा ताकि कोई उसे पकड़ न सके, क्योंकि उसने झूठ बोलने के परिणाम को अनुभव नहीं किया, बल्कि सिर्फ आपके गुस्से को महसूस किया। नकारात्मक शिक्षा का तरीका इससे बिल्कुल अलग है। शिक्षक बच्चे को सीधे कुछ नहीं सिखाएगा। वह ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जिसमें बच्चा झूठ बोलने के प्राकृतिक परिणामों को खुद भुगते। उदाहरण के तौर पर, अगर एमिल झूठ बोलता है और उसकी वजह से उसका कोई पसंदीदा खेल खराब हो जाता है या उसका दोस्त उस पर भरोसा छोड़ देता है, तो वह उस दुख को खुद महसूस करेगा। यह अनुभव उसे यह समझाएगा कि झूठ बोलने में क्या बुराई है। यह सबक उसे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि यह उसका अपना अनुभव है, न कि किसी का दिया हुआ उपदेश। इसी तरह रूसो कहते हैं कि बच्चे को किताबों से दूर रखो। क्यों? क्योंकि किताबें दूसरों के विचार और अनुभव होती हैं। जब एक बच्चा किताब पढ़ता है तो वह दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि लेखक की आंखों से देखता है। वह सोचना नहीं सीखता, बल्कि यह सीखता है कि क्या सोचना है। रूसो चाहते हैं कि एमिल की एकमात्र किताब प्रकृति हो और उसकी एकमात्र भाषा अनुभव हो। वह चीजों को देखकर, छूकर, सूंघकर और चखकर सीखेगा। उदाहरण के लिए, वह यह नहीं सीखेगा कि सूरज पूरब से उगता है। वह हर सुबह सूरज को पूरब से उगते हुए देखेगा। वह यह नहीं सीखेगा कि आग जलाती है। वह आग के पास जाकर उसकी गर्मी को महसूस करेगा, बेशक शिक्षक की निगरानी में। रूसो का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्भरता का सिद्धांत। वह कहते हैं कि बच्चे को चीजों पर निर्भर रहना सिखाना चाहिए, न कि इंसानों पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी सीमाएं प्राकृतिक हैं, न कि किसी इंसान द्वारा थोपी गई हैं। उदाहरण के लिए, अगर एमिल किसी ऊंची दीवार पर चढ़ने की जिद करता है और आप कहते हैं मत चढ़ो क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो यह इंसानों पर निर्भरता है। बच्चा इसे एक मनमानी रोक के रूप में देखेगा और आपसे नाराज हो सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं तुम चढ़ नहीं सकते क्योंकि दीवार बहुत ऊंची है और तुम गिर जाओगे, तो यह चीजों पर निर्भरता है। यहां सीमा दीवार की ऊंचाई ने तय की है, न कि आपकी मर्जी ने। बच्चा इस प्राकृतिक सीमा को आसानी से स्वीकार कर लेगा। इसी तरह अगर बच्चा कोई खिलौना मांगता है जो आपके पास नहीं है, तो यह कहने के बजाय कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यह कहना बेहतर है कि यह मेरे पास नहीं है। पहला जवाब आपकी इच्छा को दर्शाता है, जबकि दूसरा एक प्राकृतिक सच्चाई को। रूसो कहते हैं कि जब बच्चा प्राकृतिक सीमाओं को समझता है तो वह विद्रोही नहीं बनता। विद्रोह हमेशा इंसानी इच्छाओं और सत्ता के खिलाफ होता है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं। कोई बच्चा इस बात पर गुस्सा नहीं करता कि वह आकाश में उड़ क्यों नहीं सकता। वह इसे एक प्राकृतिक सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेता है। इस नकारात्मक शिक्षा के द्वार में शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक एक मूक निर्देशक की तरह है। वह पर्दे के पीछे रहता है और सीधे मंच पर आकर कुछ नहीं कहता। वह बस ऐसा माहौल तैयार करता है जिसमें बच्चा खुद सही रास्ते पर चलना सीख जाए। शिक्षक का काम है बच्चे के आसपास के वातावरण को नियंत्रित करना, उसे खतरनाक चीजों से बचाना और उसकी जिज्ञासा के लिए सही अवसर प्रदान करना। उदाहरण के लिए, अगर एमिल को दिशाओं का ज्ञान सिखाना है तो शिक्षक उसे कंपास या नक्शा नहीं देगा। वह उसे जंगल में ले जाएगा और जानबूझकर ऐसा रास्ता चुनेगा कि वह थोड़ा खो जाए। फिर वह एमिल से कहेगा, हमें घर का रास्ता खोजना है,
सूरज किस तरफ से उगता है, दोपहर में परछाई किस दिशा में पड़ती है। इस तरह घर पहुंचने की जरूरत एमिल को दिशाओं का ज्ञान खुद खोजने के लिए प्रेरित करेगी। यह ज्ञान उसके लिए एक खेल या पहेली की तरह होगा, न कि कोई बोझिल पाठ। नकारात्मक शिक्षा का मतलब आलस्य या लापरवाही नहीं है। इसके लिए शिक्षक को बहुत धैर्य, रचनात्मकता और सतर्कता चाहिए। उसे बच्चे के मनोविज्ञान को गहराई से समझना होगा और हमेशा बच्चे से 2 कदम आगे सोचना होगा। यह एक घुमावदार लेकिन बेहद प्रभावी रास्ता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह तरीका वाकई काम करता है? क्या सिर्फ अनुभवों से सीखकर बच्चा वह सब कुछ सीख सकता है जो उसे जानना चाहिए? अगर उसे कोई किताब नहीं पढ़ाई जाए तो उसकी भाषा और सोचने की क्षमता का विकास कैसे होगा? क्या वह दुनिया के बाकी बच्चों से पीछे नहीं रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब यह नकारात्मक शिक्षा का दौर 12 साल की उम्र में खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा? एमिल की शिक्षा का अगला चरण क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे एमिल अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना सीखता है। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु। पिछले अध्याय में हमने रूसो की नकारात्मक शिक्षा की अनोखी अवधारणा को समझा, जिसमें 12 साल की उम्र तक बच्चे को किताबों और उपदेशों से दूर रखकर उसे अनुभवों से सीखने का मौका दिया जाता है। अब हम इस विचार को और गहराई से समझेंगे। आखिर यह अनुभव से सीखना होता कैसे है? रूसो का मानना है कि इस उम्र में बच्चे का तर्क पूरी तरह विकसित नहीं होता, लेकिन उसकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। वह देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर और चखकर ही दुनिया को समझता है। इसलिए इस चरण में शिक्षा का पूरा ध्यान उसकी इंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर होना चाहिए। रूसो के लिए एमिल का शरीर ही उसकी पहली प्रयोगशाला है और उसके हाथ पैर ही उसके पहले उपकरण। उसे हर चीज खुद करके सीखने का मौका देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एमिल को दूरियों का अंदाजा लगाना सिखाना है तो उसे स्केल या फीता नहीं दिया जाएगा। शिक्षक उससे कहेगा, देखो वह पेड़ कितना दूर है, क्या तुम वहां तक दौड़ सकते हो? तुम्हें लगता है कितने कदम लगेंगे? एमिल दौड़ेगा, गिनेगा और खुद अंदाजा लगाएगा। हो सकता है कि पहली बार वह गलत हो, दूसरी बार भी गलत हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें और दिमाग दूरियों को सही सही मापना सीख जाएंगे। यह ज्ञान उसके शरीर और अनुभव का हिस्सा बन जाएगा, न कि कोई रटा रटाया तथ्य। रूसो एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं, संपत्ति की अवधारणा या सिखाने का। छोटे बच्चों को यह समझाना मुश्किल होता है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। हम अक्सर उन्हें डांटकर या छीनकर सिखाते हैं, यह तुम्हारी चीज नहीं है, इसे मत छुओ। रूसो कहते हैं कि यह गलत तरीका है। इससे बच्चे के मन में लालच या विद्रोह पैदा होता है। उन्होंने एमिल को संपत्ति का पाठ सिखाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एमिल को बगीचे में एक छोटा सा टुकड़ा दिया और कहा, यह तुम्हारी जमीन है, तुम इस पर जो चाहो उगा सकते हो। एमिल बहुत खुश हुआ। उसने मेहनत की, जमीन खोदी और उसमें सेम के बीज बो दिए। वह रोज उन्हें पानी देता और जब छोटे छोटे पौधे निकले तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उन पौधों को अपना मानता था क्योंकि उसने उन पर मेहनत की थी। एक दिन माली ने अनजाने में एमिल के उन पौधों को उखाड़ दिया क्योंकि उसे वहां अपनी जरूरत के लिए कुछ और बोना था। एमिल रोता हुआ गुस्से में रूसो के पास आया और शिकायत की, मेरी सेम, माली ने मेरी सेम उखाड़ दी। रूसो ने माली को बुलाया और एमिल को अपनी बात रखने का मौका दिया। माली ने कहा, लेकिन यह जमीन तो मैंने पहले ही अपने खरबूजों के लिए तैयार की थी, तुमने मेरे खरबूजे खराब कर दिए। तब एमिल को पहली बार समझ आया कि उसने उस जमीन पर हक जताने से पहले माली की मेहनत को नजरअंदाज किया था। उसे एहसास हुआ कि संपत्ति का हक सिर्फ कब्जे से नहीं, बल्कि उस पर की गई मेहनत से आता है। यह एक ऐसा सबक था जो वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। उसे अधिकार और कर्तव्य का पहला व्यावहारिक पाठ मिला, बिना किसी उपदेश के। रूसो इस बात पर भी जोर देते हैं कि बच्चे को कभी भी सीधे जवाब न दें, उसकी जिज्ञासा को बनाए रखें। अगर एमिल पूछता है, सूरज रात में कहां चला जाता है, तो उसे यह बताने के बजाय कि पृथ्वी घूमती है, शिक्षक उससे उल्टा सवाल पूछेगा, तुम्हें क्या लगता है? चलो
आज रात जागकर देखते हैं कि क्या होता है। वह उसे रात में तारों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अलग अलग समय पर सूरज की स्थिति को नोट करने के लिए कहेगा। लक्ष्य यह है कि बच्चा जवाब खुद खोजे। हो सकता है कि वह सही जवाब तक न पहुंचे, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका दिमाग सक्रिय होगा, उसकी अवलोकन शक्ति विकसित होगी और वह एक जिज्ञासु इंसान बनेगा। रूसो कहते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत सारे तथ्य जानता है लेकिन सोचना नहीं जानता, वह मूर्ख है, जबकि एक बच्चा जो कम जानता है लेकिन यह जानता है कि कैसे जानना है, वह ज्ञानी है। शिक्षा का उद्देश्य दिमाग को जानकारी से भरना नहीं है, बल्कि उसे सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक को बच्चे का दोस्त और साथी बनना होगा। उसे बच्चे के साथ खेलना होगा, दौड़ना होगा और उसकी हर गतिविधि में हिस्सा लेना होगा। वह एक मालिक की तरह आदेश नहीं दे सकता, उसे बच्चे का विश्वास जीतना होगा। रूसो कहते हैं कि बच्चे को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उस पर कोई हुकूमत कर रहा है। उसे लगना चाहिए कि वह और उसका शिक्षक मिलकर दुनिया की पहेलियों को सुलझा रहे हैं। इस उम्र में एमिल को कोई नैतिक पाठ नहीं सिखाया जाता, उसे अच्छा बच्चा बनने के लिए नहीं कहा जाता। रूसो का मानना है कि इस उम्र में नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। बच्चे के लिए अच्छा वही है जो उसे खुशी देता है और बुरा वही है जो उसे दुख देता है। इसलिए उसे सही काम करने के लिए इनाम या गलत काम करने के लिए सजा देने की जरूरत नहीं है। उसे उसके कामों के प्राकृतिक परिणामों का सामना करने देना चाहिए। अगर वह तेजी से दौड़ता है और कोई चीज तोड़ देता है तो उसे डांटने के बजाय उस टूटी हुई चीज की कमी को महसूस करने देना चाहिए। हो सकता है कि अब वह अपना पसंदीदा खेल न खेल पाए। अगर वह ठंड में कोट पहनने से मना करता है और उसे ठंड लग जाती है तो यह ठंड ही उसकी सजा है। अगली बार वह खुद कोट पहन लेगा। इस तरह वह कारण और प्रभाव के नियम को अनुभव से सीखता है। वह यह नहीं सीखता कि मुझे बड़ों की बात माननी चाहिए, बल्कि यह सीखता है कि मुझे अपने कामों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। यह उसे एक जिम्मेदार और आत्मनियंत्रित व्यक्ति बनाता है। लेकिन यहां फिर से एक सवाल उठता है, 12 साल की उम्र तक दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी। क्या एमिल, जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई इतिहास नहीं सीखा, कोई विज्ञान का नियम नहीं जाना, वह अचानक इन सब चीजों को कैसे समझेगा? क्या उसका दिमाग इस नई तरह की शिक्षा के लिए तैयार होगा? और 12 साल की उम्र के बाद जब उसकी तर्क शक्ति जागृत होगी तो रूसो उसे क्या सिखाएंगे? क्या अब किताबों की दुनिया उसके लिए खुल जाएगी? और अगर हाँ, तो उसकी पहली किताब कौन सी होगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जब एमिल अपने बचपन को अलविदा कहकर किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखेगा। दुनिया की पहली किताब और जिज्ञासा का युग। अब तक हमने देखा कि रूसो ने एमिल को 12 साल की उम्र तक समाज और किताबों से दूर प्रकृति की गोद में अनुभवों के माध्यम से शिक्षित किया। एमिल का शरीर मजबूत है, उसकी इंद्रियां तेज हैं और वह प्राकृतिक नियमों को समझता है। लेकिन अब वह 12 साल का हो चुका है। यह वह उम्र है जिसे रूसोपन तर्क का युग पलक कहते हैं। अब उसका दिमाग अमूर्त विचारों को समझने, विश्लेषण करने और तर्क करने के लिए तैयार हो रहा है। यह उसकी शिक्षा का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण चरण है, जो लगभग 15 साल की उम्र तक चलेगा। अब तक हमने नकारात्मक शिक्षा पर ध्यान दिया था, यानी एमिल को बुराइयों से बचाया था। अब समय है सकारात्मक शिक्षा पाउंड का, यानी उसे उपयोगी ज्ञान देने का। लेकिन रूसो का तरीका अभी भी पारंपरिक शिक्षा से बिल्कुल अलग है। वह एमिल को सीधे विज्ञान या गणित की कक्षा में नहीं बिठाते, वह उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा को उसका मार्गदर्शक बनाते हैं। रूसो का मानना है कि इस उम्र में बच्चे की ऊर्जा और जिज्ञासा अपने चरम पर होती है। वह हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानना चाहता है। हमें बस इस जिज्ञासा को सही दिशा देनी है। शिक्षा का उद्देश्य उसे यह सिखाना नहीं है कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाना है कि कैसे सोचना है। तो अब एमिल को क्या सिखाया जाए? रूसो कहते हैं कि उसे वही सिखाओ जो उसके लिए उपयोगी हो। इस उम्र में बच्चे को वही चीजें सीखने में मजा आता है जिनका वह तुरंत फायदा देख सकता है। उसे इतिहास की तारीखें रटने में कोई रुचि नहीं होगी, क्योंकि वे उसके किसी काम की नहीं हैं। लेकिन उसे यह जानने में जरूर रुचि होगी
कि एक पहिया कैसे काम करता है या एक लीवर से भारी चीज कैसे उठाई जा सकती है, क्योंकि यह ज्ञान व्यावहारिक है। रूसो एमिल को खगोल विज्ञान, भौतिकी और भूगोल सिखाना चाहते हैं, लेकिन किसी लैब या कक्षा में नहीं, बल्कि प्रकृति की विशाल प्रयोगशाला में। उदाहरण के लिए, भूगोल सिखाने के लिए वह एमिल को उसके घर के आसपास की जगहों का नक्शा बनाने के लिए कहते हैं। एमिल को खुद दिशाएं खोजनी हैं, दूरियों का अंदाजा लगाना है और सूरज की मदद से पूरब और पश्चिम का पता लगाना है। इस प्रक्रिया में वह नक्शा बनाना, दिशाओं का ज्ञान और मापतौल की मूल बातें सीख जाता है। यह सब उसके लिए एक खेल और खोज की तरह है, न कि कोई उबाऊ पाठ। इसी तरह खगोल विज्ञान सिखाने के लिए रूसो उसे रात में तारे दिखाते हैं और उसे नक्षत्रों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह उससे सवाल पूछते हैं, यह तारा कल रात कहाँ था? क्या इसकी जगह बदली है? इस तरह एमिल अवलोकन और विश्लेषण करना सीखता है। और अब आता है वह क्षण जिसका हमें इंतजार था। रूसो, जो अब तक किताबों के सख्त खिलाफ थे, अब एमिल को उसकी पहली किताब देने का फैसला करते हैं। आप सोच सकते हैं कि वह उसे कोई महान दार्शनिक या वैज्ञानिक किताब देंगे, लेकिन नहीं। रूसो उसे डैनियल डेफो का प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि रूसो रॉबिन्सन क्रूसो को प्राकृतिक मनुष्य का सबसे बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो एक सुनसान द्वीप पर अकेला है। उसके पास समाज की कोई सुविधाएं नहीं है। उसे अपनी बुद्धि, अपने हाथों और प्रकृति में मौजूद संसाधनों का उपयोग करके जीवित रहना है। उसे आग जलानी है, घर बनाना है, खेती करनी है और जंगली जानवरों से खुद को बचाना है। रूसो चाहते हैं कि एमिल क्रूसो की कहानी पढ़कर यह सीखे कि इंसान की असली जरूरतें क्या हैं और वह कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। यह कहानी उसे मेहनत, धैर्य और सादगी का महत्व सिखाएगी। एमिल क्रूसो में खुद को देखेगा। जैसे क्रूसो अपने द्वीप पर है, वैसे ही एमिल अपनी शिक्षा के द्वीप पर है, जहां उसे सब कुछ खुद सीखना और करना है। यह किताब उसे सामाजिक पूर्वाग्रहों से भी बचाती है। रॉबिन्सन क्रूसो की दुनिया में कोई सामाजिक हैसियत, कोई अमीरी गरीबी, कोई फैशन या दिखावा नहीं है। वहां चीजों का मूल्य उनकी उपयोगिता से तय होता है, न कि उनकी कीमत से। एक सोने का सिक्का वहां बेकार है, लेकिन एक हथौड़ा या कील अनमोल है। रूसो चाहते हैं कि एमिल भी चीजों को इसी नजरिए से देखे। वह लोगों को उनके कपड़ों या संपत्ति से नहीं, बल्कि उनके कौशल और गुणों से आंखें। रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ने के बाद एमिल का दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। वह हर चीज में उसकी उपयोगिता खोजने लगता है। वह समझता है कि विज्ञान और कला का असली मकसद मानव जीवन को बेहतर बनाना है, न कि सिर्फ मनोरंजन या दिखावा करना। वह यह भी समझता है कि खुश रहने के लिए इंसान को बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। हमारी ज्यादातर इच्छाएं समाज द्वारा बनाई गई हैं और कृत्रिम हैं। यह ज्ञान उसे भविष्य में लालच और असंतोष से बचाएगा। इस अध्याय का सार यह है कि किशोरावस्था की शुरुआत में शिक्षा का केंद्र उपयोगिता और जिज्ञासा होना चाहिए। बच्चे को वही ज्ञान दो जो उसके जीवन में सीधे काम आए। उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा को पनपने दो और उसे खुद जवाब खोजने के लिए प्रेरित करो। रॉबिन्सन क्रूसो जैसी किताब के माध्यम से उसे आत्मनिर्भरता, मेहनत और सादगी का पाठ सिखाओ। यह चरण एमिल को एक व्यावहारिक और कुशल व्यक्ति बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन क्या सिर्फ एक किताब और व्यावहारिक ज्ञान काफी है? समाज में रहने के लिए एक इंसान को और भी बहुत कुछ चाहिए। उसे एक हुनर चाहिए, एक पेशा चाहिए, ताकि वह अपनी आजीविका कमा सके। तो एमिल को कौन सा पेशा सिखाया जाएगा? क्या उसे विद्वान, डॉक्टर या वकील बनाया जाएगा? या फिर रूसो के पास इसके लिए भी कोई अलग और जमीनी योजना है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि रूसो हर इंसान के लिए एक हाथ का हुनर सीखना क्यों जरूरी मानते हैं, चाहे वह कितना ही अमीर क्यों न हो। हाथ का हुनर और दुनिया की समझारा। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एमिल ने रॉबिन्सन क्रूसो से आत्मनिर्भरता का पाठ सीखा और अपनी जिज्ञासा के जरिए विज्ञान की दुनिया में पहला कदम रखा। अब वह लगभग 15 साल का होने वाला है। उसकी शिक्षा का तीसरा चरण पूरा होने को है। इस चरण के अंत में
रूसो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, एक हाथ का हुनर या पेशा सीखना। रूसो का मानना है कि हर इंसान को, चाहे वह राजा हो या रंक, एक ऐसा हुनर जरूर सीखना चाहिए जिससे वह जरूरत पड़ने पर अपने हाथों से मेहनत करके अपनी रोटी कमा सके। उस समय के समाज में जहां अमीर लोग हाथ के काम को छोटा समझते थे, यह एक क्रांतिकारी विचार था। रूसो के इस विचार के पीछे कई गहरे कारण थे। पहला कारण है आर्थिक सुरक्षा। रूसो कहते हैं कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं। आज जो अमीर है वह कल गरीब हो सकता है। युद्ध, राजनीतिक उथल पुथल या कोई और आपदा किसी की भी संपत्ति छीन सकती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई हाथ का हुनर है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमा सकते हैं। आपका हुनर ही आपकी असली संपत्ति है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है और सच्ची आजादी देता है। दूसरा कारण सामाजिक समानता से जुड़ा है। रूसो समाज में मौजूद वर्ग भेद के सख्त खिलाफ थे। वह चाहते थे कि एमिल हर तरह के काम और हर तरह के काम करने वाले इंसान का सम्मान करना सीखे। जब एमिल खुद एक कारीगर की तरह काम करेगा, उसके हाथ गंदे होंगे, उसे पसीना आएगा, तब वह एक किसान, एक बढ़ई या एक लोहार की मेहनत का असली मूल्य समझेगा। वह यह समझेगा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यह अनुभव उसे अहंकार और पूर्वाग्रह से बचाएगा। वह लोगों को उनकी सामाजिक हैसियत से नहीं, बल्कि उनके काम और उनके गुणों से आंकेगा। यह उसे एक विनम्र और जमीन से जुड़ा इंसान बनाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है बौद्धिक विकास। रूसो का मानना है कि हाथ और दिमाग का गहरा रिश्ता है। जब हम अपने हाथों से कोई चीज बनाते हैं तो हमारा दिमाग भी सक्रिय होता है। यह हमें योजना बनाना, समस्याओं को सुलझाना और धैर्य रखना सिखाता है। एक कारीगर को बहुत सटीक, केंद्रित और रचनात्मक होना पड़ता है। ये सभी गुण एक व्यक्ति के समग्र बौद्धिक विकास के लिए जरूरी हैं। रूसो कहते हैं कि जो लोग सिर्फ दिमागी काम करते हैं वे अक्सर अव्यवहारिक और दुनिया की हकीकतों से कटे हुए होते हैं। वहीं जो कारीगर अपने हाथ और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करता है उसका नजरिया ज्यादा संतुलित और व्यावहारिक होता है। तो अब सवाल है कि एमिल को कौन सा हुनर सिखाया जाए। रूसो कहते हैं कि हुनर ऐसा होना चाहिए जो उपयोगी हो, साफ सुथरा हो और जिसके लिए बहुत ज्यादा मशीनों की जरूरत न हो। वह एमिल के लिए बढ़ई का काम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ई का काम रचनात्मक है, इसमें सटीकता की जरूरत होती है और यह बेहद उपयोगी है। एक बढ़ई लकड़ी जैसी प्राकृतिक चीज से मेज, कुर्सी, दरवाजे जैसी उपयोगी वस्तुएं बनाता है। एमिल एक असली बढ़ई के साथ काम करेगा, एक प्रशिक्षु की तरह। वह सुबह से शाम तक उसके साथ रहेगा, उसे काम करते हुए देखेगा और धीरे धीरे खुद भी औजार चलाना सीखेगा। वह सिर्फ काम ही नहीं सीखेगा बल्कि एक कारीगर की जिंदगी को भी करीब से देखेगा। वह देखेगा कि वह अपने ग्राहकों से कैसे बात करता है, कैसे मोल भाव करता है और कैसे अपनी मेहनत की कमाई से अपना परिवार चलाता है। यह एमिल के लिए सामाजिक विज्ञान का एक व्यावहारिक पाठ होगा। वह किताबों में अर्थव्यवस्था के सिद्धांत नहीं पढ़ेगा बल्कि उसे जीते जागते देखेगा। वह समझेगा कि समाज की अलग अलग परतें एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। एक किसान अनाज उगाता है, एक बढ़ई उसके लिए हल बनाता है और एक लोहार उस हल के लिए लोहा पीटता है। यह सब मिलकर ही समाज का चक्र चलाते हैं। इस अनुभव के माध्यम से एमिल न केवल एक हुनर सीखेगा बल्कि वह दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देगा। वह चीजों के पीछे की मेहनत को समझेगा। जब वह एक सुंदर कुर्सी देखेगा तो वह सिर्फ उसकी सुंदरता की तारीफ नहीं करेगा बल्कि यह भी सोचेगा कि इसे बनाने में बढ़ई को कितनी मेहनत लगी होगी, उसने कौन से औजार इस्तेमाल किए होंगे और लकड़ी का कौन सा हिस्सा कहां से आया होगा। उसका दिमाग विश्लेषणात्मक बन जाएगा। वह चीजों की सतह के नीचे झांकना सीख जाएगा। यह उसे एक बेहतर उपभोक्ता भी बनाएगा। वह चीजों की बर्बादी नहीं करेगा क्योंकि वह उनके बनने की प्रक्रिया और मेहनत को समझता है। यह उसे सादगी और मितव्ययिता का पाठ सिखाएगा। रूसो का यह विचार आज के युग में और भी प्रासंगिक है। आज की शिक्षा प्रणाली हमें विशेषज्ञ बनाती है, लेकिन अक्सर हमें जीवन के बुनियादी कौशलों से दूर कर देती है। हम डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं,
लेकिन घर का एक छोटा सा काम करने के लिए भी हमें किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। रूसो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमें आत्मनिर्भर और व्यावहारिक बनाए। एक हाथ का हुनर हमें जमीन से जोड़े रखता है और हमें एक पूर्ण इंसान बनने में मदद करता है। अब एमिल 15 साल का हो चुका है। उसका शरीर स्वस्थ और मजबूत है, उसकी इंद्रियां प्रशिक्षित हैं, उसका दिमाग तर्क करना जानता है और उसके पास एक हाथ का हुनर है। वह शारीरिक और बौद्धिक रूप से आत्मनिर्भर है। रूसो कहते हैं कि अब तक हमने उसे एक व्यक्ति के रूप में तैयार किया है, लेकिन इंसान एक सामाजिक प्राणी भी है। उसे समाज में रहना है, लोगों से रिश्ते बनाने हैं। अब समय आ गया है कि एमिल की नैतिक और भावनात्मक शिक्षा शुरू की जाए। 15 साल की उम्र में जब यौवन की शुरुआत होती है, इंसान के अंदर भावनाओं का एक तूफान उठता है। यह उसकी शिक्षा का सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब उसे दूसरों के बारे में, समाज के बारे में और प्यार व दोस्ती जैसे रिश्तों के बारे में सिखाने का सही समय है। लेकिन यह कैसे किया जाएगा? एमिल, जो अब तक समाज से दूर रहा है, उसे अचानक लोगों के बीच कैसे लाया जाएगा? और उसे नैतिकता का पहला पाठ कैसे सिखाया जाएगा ताकि वह एक अच्छा और करुणामय इंसान बन सके? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जो एमिल के जीवन में एक नए और भावनात्मक अध्याय की शुरुआत करेगा। भावनाओं का जन्म और करुणा का पहला पाठ। अब तक का सफर एमिल को एक आत्मनिर्भर और तार्किक व्यक्ति बनाने पर केंद्रित था। हमने उसे समाज की बनावटी दुनिया से दूर रखा, लेकिन अब एमिल 15 साल का हो चुका है और उसके जीवन में एक नया तूफान आने वाला है, यौवन का तूफान। यह वह उम्र है जिसे रूसो इंसान का दूसरा जन्म कहते हैं। पहले जन्म में वह एक व्यक्ति के रूप में पैदा होता है और इस दूसरे जन्म में वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में। अब उसकी भावनाएं जागृत हो रही हैं, खासकर दूसरों के प्रति भावनाएं। अब वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के सुख दुख को भी महसूस करने लगता है। यहीं से उसकी नैतिक शिक्षाओं की शुरुआत होती है। लेकिन रूसो का तरीका यहां भी पारंपरिक नहीं है। वह एमिल को नैतिकता के नियम रटाने नहीं जा रहे। वह उसे यह उपदेश नहीं देंगे कि दूसरों की मदद करनी चाहिए या गरीबों पर दया करनी चाहिए। वह एमिल के अंदर स्वाभाविक रूप से करुणा और सहानुभूति जगाना चाहते हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे इंसानी दुख और पीड़ा से परिचित कराना। अब तक एमिल ने सिर्फ प्रकृति की सुंदरता और शक्ति को देखा था। अब उसे इंसान की कमजोरी और लाचारी को भी देखना होगा। रूसो एमिल को सीधे समाज के बीच में नहीं धकेलते। वह उसे धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से लोगों से मिलवाते हैं, लेकिन वह उसे अमीर और रसूखदार लोगों की पार्टियों में नहीं ले जाते। वह उसे गांव के बीमार लोगों, गरीब किसानों और उन लोगों से मिलवाते हैं जो किसी न किसी तरह की तकलीफ में हैं। वह एमिल को अस्पताल ले जाते हैं ताकि वह बीमार लोगों का दुख देख सके। वह उसे किसी गरीब के घर ले जाते हैं ताकि वह देख सके कि लोग कितनी मुश्किलों में जीते हैं। इसका लक्ष्य एमिल को दुखी करना या डराना नहीं है, बल्कि यह है कि वह दूसरों के दुख को देखकर उसे महसूस करे। रूसो का मानना है कि करुणा का जन्म तभी होता है जब हम खुद को किसी दूसरे की जगह रखकर सोच पाते हैं। जब एमिल एक बीमार व्यक्ति को दर्द से कराहते हुए देखेगा तो वह सोचेगा, अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता। यह अगर मैं होता वाली सोच ही सहानुभूति का मूल है। जब वह देखेगा कि कुछ लोगों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, जबकि वह खुद हर दिन भरपेट खाता है, तो उसके मन में एक स्वाभाविक दुख और कृतज्ञता का भाव जागेगा। वह अपनी अच्छी किस्मत के लिए शुक्रगुजार होगा और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होगा। रूसो एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। वह एमिल को सिर्फ दुख ही नहीं दिखाते, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि लोग उन दुखों का बहादुरी से सामना कैसे करते हैं। वह उसे एक मेहनती किसान को दिखाते हैं जो फसल खराब होने के बाद भी हार नहीं मानता। वह उसे एक कारीगर को दिखाते हैं जो चोट लगने के बाद भी अपना काम करता रहता है। इससे एमिल के मन में सिर्फ दया ही नहीं, बल्कि सम्मान भी पैदा होता है। वह सीखता है कि इंसान सिर्फ कमजोर और लाचार नहीं है, बल्कि वह साहसी और लचीला भी है।
यह उसे मानवता के प्रति गहरा सम्मान सिखाता है। इस प्रक्रिया में रूसो एमिल को इतिहास की कहानियों से भी परिचित कराते हैं, लेकिन वह उसे राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं सिखाते। वह उसे उन महान लोगों की जीवनी सुनाते हैं जिन्होंने दूसरों के लिए त्याग किया, जिन्होंने साहस और सदाचार का परिचय दिया। वह उसे प्लेटो, सुकरातुया और अन्य दार्शनिकों की कहानियां सुनाते हैं। इन कहानियों का मकसद एमिल को प्रेरित करना है। वह इन महान चरित्रों में अपने लिए आदर्श खोजेगा और उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा। यह उसे अमूर्त नैतिक सिद्धांतों को समझने में मदद करेगा। जब वह सुकरात की कहानी सुनेगा तो उसे न्याय और सत्य का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण में दिखाई देगा। इस उम्र में एक और भावना जो बहुत प्रबल होती है वह है प्रेम। एमिल अब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगा है। रूसो इस भावना को दबाने या इसे पाप बताने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि उस समय का समाज करता था। वह इसे एक स्वाभाविक और सुंदर भावना मानते हैं, लेकिन वह एमिल को गलत रास्ते पर जाने से भी बचाना चाहते हैं। वह उसे तुरंत किसी लड़की से मिलने जुलने की इजाजत नहीं देते। इसके बजाय वह एमिल के मन में एक आदर्श प्रेमिका की छवि बनाते हैं। वह उसके साथ बैठकर बातें करते हैं कि एक अच्छी जीवनसाथी में क्या क्या गुण होने चाहिए। वह उसे बताते हैं कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि मन की होती है। एक अच्छी साथी वह है जो गुणी, समझदार और सम्मानजनक हो, जिसके साथ एक प्यार भरा और सम्मानजनक रिश्ता बनाया जा सके। इस काल्पनिक प्रेमिका का नाम वह रखते हैं सोफी। अब एमिल किसी साधारण लड़की को नहीं खोज रहा, वह सोफी को खोज रहा है। यह आदर्श छवि उसे गलत रास्तों पर भटकने से बचाती है। उसका प्रेम अब एक ऊंचा और पवित्र लक्ष्य बन जाता है। वह खुद को सोफी के काबिल बनाने के लिए और भी बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। यह उसके चरित्र को और मजबूत करता है। इस अध्याय का सार यह है कि एमिल की नैतिक शिक्षा भी पूरी तरह अनुभवात्मक और मनोवैज्ञानिक है। उसे नियम नहीं सिखाए जा रहे, बल्कि उसकी भावनाओं को सही दिशा दी जा रही है। दूसरों के दुख से परिचित कराकर उसके अंदर करुणा जगाई जा रही है। महान लोगों की कहानियां सुनाकर उसे प्रेरित किया जा रहा है और एक आदर्श प्रेम की छवि बनाकर उसे वासना से बचाया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि एमिल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सीखे। वह सही काम इसलिए न करे क्योंकि किसी ने उसे कहा है, बल्कि इसलिए करे क्योंकि उसे खुद वह सही लगता है। वह एक ऐसा इंसान बने जिसका विवेक जागृत हो। लेकिन क्या सिर्फ दुख देखना और कहानियां सुनना ही काफी है? समाज सिर्फ दुख और पीड़ा का नाम तो नहीं है। समाज में राजनीति है, धर्म है, जटिल सामाजिक संरचनाएं हैं। एमिल को इन सब का सामना कैसे करना सिखाया जाएगा और उसे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या बताया जाएगा? यह उसकी शिक्षा का एक और बहुत संवेदनशील पहलू है। इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां रूसो एमिल को समाज, राजनीति और आस्था के रहस्यों से परिचित कराएंगे। समाज, राजनीति और आस्था का पाठ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एमिल के अंदर करुणा और सहानुभूति जैसी भावनाओं को जगाया गया ताकि वह एक नैतिक इंसान बन सके। अब एमिल किशोरावस्था के उस चरण में है जहां उसका दिमाग और भी जटिल विचारों को समझने के लिए तैयार है। अब तक उसे व्यक्ति और उसके आसपास के लोगों के सुख दुख से परिचित कराया गया था। अब समय है उसे समाज की बड़ी संरचनाओं, समाज, सरकार और धर्म, उनसे परिचित कराने का। यह उसकी शिक्षा का चौथा चरण है जो लगभग 20 साल की उम्र तक चलता है। रूसो का मानना है कि किसी व्यक्ति को समाज के बारे में सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है इतिहास का अध्ययन। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, वह राजाओं और युद्धों के इतिहास में विश्वास नहीं करते, वह मानवता के इतिहास में विश्वास करते हैं। वह एमिल को प्राचीन ग्रीस और रोम के इतिहासकारों जैसे प्लूटार्क्स और मोट हेरोडोटस को पढ़ने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतिहासकार सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि इंसानी स्वभाव, नैतिकता और राजनीति के बारे में गहरी बातें करते हैं। इन कहानियों को पढ़कर एमिल समझेगा कि सरकारें कैसे बनती और बिगड़ती हैं, समाज में क्रांतियां क्यों होती हैं और सत्ता इंसान को कैसे भ्रष्ट कर सकती है। वह यह भी देखेगा कि अलग अलग समाजों में अलग अलग कानून और परंपराएं होती हैं।
यह उसे सिखाएगा कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था पूर्ण नहीं होती। हर व्यवस्था के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य एमिल को किसी खास राजनीतिक विचारधारा का समर्थक बनाना नहीं है, बल्कि उसके अंदर राजनीतिक समझ और आलोचनात्मक सोच विकसित करना है। वह समझेगा कि एक नागरिक होने का क्या मतलब है, कानून क्या होता है और स्वतंत्रता व व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। रूसो उसे अपनी प्रसिद्ध किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मूल विचार भी समझाते हैं। वह उसे बताते हैं कि सरकार का आधार जनता की सहमति होना चाहिए और सरकार का उद्देश्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि उन पर हुकूमत करना। यह ज्ञान एमिल को भविष्य में एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने में मदद करेगा। वह आंख बंद करके किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि हमेशा सवाल पूछेगा और न्याय की मांग करेगा। वह समझेगा कि सच्चा देश प्रेम अपनी सरकार की अंधभक्ति करना नहीं, बल्कि अपने देशवासियों के कल्याण के लिए काम करना है। यह उसे भीड़ का हिस्सा बनने से रोकेगा और उसे एक स्वतंत्र विचारक बनाएगा। वह समाज के नियमों का पालन करेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वह उनसे डरता है, बल्कि इसलिए कि वह उनके पीछे के तर्क और उपयोगिता को समझता है। अब आता है सबसे संवेदनशील विषय, धर्म। रूसो के समय में धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव था और चर्च बहुत शक्तिशाली था। बच्चों को बचपन से ही धार्मिक कट्टरता और कर्मकांड सिखाए जाते थे। रूसो इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक बच्चे का दिमाग ईश्वर जैसे जटिल विषय को समझने के लिए तैयार नहीं होता। अगर आप उसे बचपन में ईश्वर के बारे में बताते हैं तो वह ईश्वर को किसी बूढ़े व्यक्ति या राजा की तरह कल्पना करेगा, जो ईश्वर की महानता का अपमान है। इसलिए रूसो ने एमिल को 18 साल की उम्र तक धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया। अब जब एमिल का तर्क विकसित हो चुका है, रूसो उसे अपने धार्मिक विचार बताते हैं, जिन्हें वह प्राकृतिक धर्मकौंद कहते हैं। यह किसी संगठित धर्म जैसे ईसाईयत या इस्लाम से अलग है। रूसो एमिल को किसी चर्च या मंदिर में नहीं ले जाते। वह उसे प्रकृति की गोद में पहाड़ों पर ले जाते हैं और उगते सूरज को दिखाते हुए कहते हैं, एमिल, इस अद्भुत ब्रह्मांड को देखो, इसकी सुव्यवस्था को देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके पीछे कोई महान बुद्धिमान शक्ति होनी चाहिए? रूसो का तर्क है कि हम ईश्वर को सीधे नहीं जान सकते, लेकिन हम उसकी रचना, प्रकृति को देखकर उसके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक सुंदर घड़ी को देखकर हम मान लेते हैं कि उसे कोई बनाने वाला होगा, वैसे ही इस जटिल और सुंदर ब्रह्मांड को देखकर हमें एक निर्माता के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। यह उनका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है अंतरात्मा का। रूसो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक आंतरिक आवाज होती है जो उसे बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यह अंतरात्मा ही ईश्वर का दिया हुआ नैतिक मार्गदर्शक है। अगर हम इस आवाज को सुने तो हमें किसी बाहरी धार्मिक कानून या किताब की जरूरत नहीं। हमारा विवेक ही हमारी सबसे अच्छी धार्मिक किताब है। रूसो संगठित धर्मों की आलोचना करते हैं क्योंकि वे अक्सर अंधविश्वास, असहिष्णुता और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। वह कहते हैं कि अलग अलग धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म यह दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ उसका रास्ता सही है। सच्चा धर्म है एक अच्छे और नेक इंसान की तरह जीना, अपनी अंतरात्मा की सुनना और ब्रह्मांड के निर्माता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। रूसो एमिल को कोई खास प्रार्थना या कर्मकांड नहीं सिखाते। वह कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना अच्छे कर्म करना है और सच्ची पूजा प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करना है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और दार्शनिक धर्म है जो किसी भी तरह की कट्टरता से मुक्त है। इसका उद्देश्य एमिल को एक नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति बनाना है, न कि किसी संप्रदाय का अनुयायी। इस अध्याय के अंत में एमिल अब एक लगभग पूर्ण विकसित इंसान है। वह शारीरिक रूप से मजबूत है, बौद्धिक रूप से कुशल है, नैतिक रूप से करुणामय है और राजनीतिक व आध्यात्मिक रूप से जागरूक है। उसने एक व्यक्ति, एक कारीगर और एक भावी नागरिक के रूप में खुद को तैयार कर लिया है। रूसो का शैक्षिक प्रयोग लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। एमिल अकेला है। उसे एक जीवन साथी की जरूरत है। हमने पहले सोफी नाम की एक काल्पनिक आदर्श प्रेमिका की बात की थी।
अब समय आ गया है कि एमिल असली सोफी को खोजे और समाज में एक परिवार के रूप में प्रवेश करे। लेकिन एक लड़की की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्या उसकी शिक्षा भी एमिल की तरह होगी, या रूसो के पास महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ अलग और शायद विवादास्पद विचार हैं? और एमिल व सोफी की मुलाकात कैसे होगी? क्या उनका प्यार सफल होगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्यायों में मिलेंगे, जहां एमिल की शिक्षा अपने अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण में प्रवेश करेगी। एक साथी की तलाश, सोफी की शिक्षा। अब तक हमने एमिल की शिक्षा के हर पहलू पर विस्तार से बात की है। रूसो ने उसे एक आदर्श पुरुष बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एमिल अब लगभग 20 साल का है, स्वस्थ, बुद्धिमान, कुशल, नैतिक और आत्मनिर्भर। लेकिन इंसान का जीवन अकेले पूरा नहीं होता, उसे एक साथी की जरूरत होती है। एमिल को भी अपनी ओन सोफी की तलाश है, वह आदर्श स्त्री जिसकी छवि रूसो ने उसके मन में बनाई थी। अब रूसो अपने शैक्षिक ग्रंथ के 5वें और अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं, जहां वह एक स्त्री सोफी की शिक्षा के बारे में अपने विचार रखते हैं। यहीं पर रूसो के विचार सबसे ज्यादा विवादास्पद और आज के समय में आलोचना के पात्र बनते हैं। रूसो का मानना है कि स्त्री और पुरुष बराबर तो हैं, लेकिन एक जैसे नहीं। उनकी भूमिकाएं और स्वभाव अलग हैं, और इसलिए उनकी शिक्षा भी अलग होनी चाहिए। जहां एमिल की शिक्षा उसे एक स्वतंत्र और तार्किक विचारक बनाने के लिए थी, वहीं सोफी की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उसे एक अच्छी पत्नी और मां बनाना है। रूसो के अनुसार पुरुष का स्वभाव सक्रिय और मजबूत होता है, जबकि स्त्री का स्वभाव निष्क्रिय और कोमल होता है। पुरुष का काम है दुनिया पर विजय प्राप्त करना, और स्त्री का काम है पुरुष पर विजय प्राप्त करना, यानी उसे खुश रखना और घर को संभालना। यह विचार आज हमें और आपको नाराज कर सकता है, और यह स्वाभाविक भी है। रूसो के ये विचार आज के लैंगिक समानता के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि रूसो 18वीं सदी के समाज के संदर्भ में लिख रहे थे, जहां महिलाओं की भूमिका बहुत सीमित थी। उनके विचारों को समझने के लिए हमें उस समय की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखना होगा। रूसो के अनुसार सोफी की शिक्षा एमिल की तरह खुली और प्राकृतिक नहीं हो सकती। उसे समाज के नियमों और सामाजिक प्रतिष्ठा का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। जहां एमिल को अपनी अंतरात्मा की सुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया, वहीं सोफी को सामाजिक मर्यादाओं और लोकलाज का ध्यान रखना सिखाया जाता है। उसे सिलाई, कढ़ाई, घर की सजावट और बच्चों की देखभाल जैसे घरेलू काम सिखाए जाते हैं। उसे सुंदर दिखना, मधुर बोलना और पुरुषों को प्रसन्न करने की कला सिखाई जाती है। रूसो का तर्क है कि एक स्त्री की ताकत उसकी सुंदरता और आकर्षण में है, और उसे इसका इस्तेमाल अपने पति को खुश रखने और घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए करना चाहिए। हालांकि रूसो सोफी को पूरी तरह अशिक्षित या मूर्ख बनाने के पक्ष में नहीं है। वह चाहते हैं कि सोफी शिक्षित हो, लेकिन उसकी शिक्षा का उद्देश्य एमिल से अलग है। उसे कला, संगीत और साहित्य की कुछ जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह एक मनोरंजक साथी बन सके और अपने बच्चों को शुरुआती शिक्षा दे सके। उसे धर्म के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन उसकी धार्मिकता तर्क पर नहीं, बल्कि भावना और आस्था पर आधारित होनी चाहिए। रूसो कहते हैं कि हर बेटी को अपनी मां का धर्म अपनाना चाहिए और हर पत्नी को अपने पति का। सोफी को बहुत ज्यादा तर्क या दर्शन शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे वह अपनी स्त्रियोचित भूमिका से भटक सकती है और पुरुषों के साथ बहस करने लग सकती है, जो रूसो के अनुसार अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं कि सोफी की पूरी शिक्षा उसे अपने भविष्य के प्रति और बच्चों के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। रूसो का यह विचार आज के समय में पुरातन पंथी और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला लगता है। वह सोफी को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एमिल के जीवन की पूरक के रूप में देखते हैं। लेकिन यहां हमें रूसो के विचारों को उनके समय के संदर्भ में देखना होगा। 18वीं सदी में यूरोप में महिलाओं को समाज में बहुत सीमित भूमिका दी जाती थी। रूसो, जो पुरुषों की शिक्षा में इतने प्रगतिशील थे, महिलाओं के मामले में उसी समय की सामाजिक मान्यताओं से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए। फिर भी यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि रूसो सोफी को सिर्फ एक गृहिणी
या सुंदर वस्तु नहीं बनाना चाहते। वह चाहते हैं कि सोफी बुद्धिमान, गुणी और अपने परिवार के प्रति समर्पित हो। वह उसे एक ऐसी स्त्री के रूप में देखते हैं जो अपने पति और बच्चों के लिए एक मजबूत नैतिक और भावनात्मक आधार प्रदान करे। अब आता है वह क्षण जब एमिल और सोफी की मुलाकात होती है। रूसो इस मुलाकात को बहुत नाटकीय और भावनात्मक बनाते हैं। एमिल, जो अब तक सोफी की काल्पनिक छवि के प्यार में था, अब असली सोफी से मिलता है। रूसो बताते हैं कि सोफी एक साधारण लेकिन सुंदर और गुणी लड़की है। वह वैसी ही है जैसी एमिल ने अपनी कल्पनाओं में सोची थी, विनम्र, बुद्धिमान और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित। एमिल उससे तुरंत प्रभावित हो जाता है और सोफी भी एमिल के आत्मविश्वास, सादगी और नैतिकता से आकर्षित होती है। लेकिन रूसो यहां भी जल्दबाजी नहीं करते। वह नहीं चाहते कि एमिल और सोफी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर आधारित हो। वह चाहते हैं कि उनका प्यार गहरा, बौद्धिक और नैतिक हो। इसलिए वह एमिल को सोफी से कुछ समय के लिए दूर रखते हैं। वह एमिल को यात्रा पर भेजते हैं ताकि वह दुनिया को और गहराई से समझे और अपनी भावनाओं की परख कर सके। इस यात्रा में एमिल अलग अलग देशों और समाजों को देखता है, उनके शासन, संस्कृति और लोगों को समझता है। यह यात्रा उसे और परिपक्व बनाती है। वह यह समझ पाता है कि उसका और सोफी का प्यार सच्चा है, क्योंकि यह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरे आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है। जब एमिल लौटता है तो वह और सोफी शादी कर लेते हैं। रूसो उनकी शादी को एक आदर्श रिश्ते के रूप में दिखाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे की ताकत को पूरक बनाते हैं। सोफी घर को संभालती है और बच्चों की परवरिश करती है, जबकि एमिल बाहर की दुनिया में अपने हुनर और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। लेकिन रूसो यहां यह भी जोड़ते हैं कि सोफी सिर्फ एक गृहिणी नहीं है, वह एमिल की सलाहकार और साथी है। जब एमिल को कोई नैतिक दुविधा होती है तो वह सोफी से सलाह लेता है और सोफी अपनी सहज बुद्धि और नैतिकता से उसे सही रास्ता दिखाती है। एमिल की शिक्षा का अंत और एक नई शुरुआत। रूसो की किताब यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एमिल अब एक पूर्ण इंसान है। वह शारीरिक रूप से मजबूत, बौद्धिक रूप से कुशल, नैतिक रूप से करुणामय और सामाजिक रूप से जागरूक है। वह एक प्यार करने वाला पति और एक जिम्मेदार नागरिक है। उसने एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की है जो उसे किताबों और डिग्रियों से नहीं बल्कि अनुभवों, प्रकृति और आत्मखोज से मिली है। सोफी के साथ वह अब एक परिवार की शुरुआत करता है और रूसो का विश्वास है कि वह अपने बच्चों को भी उसी तरह की प्राकृतिक शिक्षा देगा जो उसने स्वयं प्राप्त की। रूसो की यह किताब हमें कई गहरे सवालों के साथ छोड़ती है। क्या आज की हमारी शिक्षा प्रणाली वाकई बच्चों को उनके पूर्ण मानवीय विकास के लिए तैयार करती है? क्या हम उन्हें सिर्फ नौकरियों और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहे हैं, या उन्हें एक सच्चा, नैतिक और आत्मनिर्भर इंसान बनने का मौका दे रहे हैं? रूसो का यह विचार कि शिक्षा का मकसद बच्चे की प्राकृतिक अच्छाई को बचाना और उसे अनुभवों से सीखने देना है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हालांकि रूसो के कुछ विचार, खासकर महिलाओं की शिक्षा और उनकी सामाजिक भूमिका के बारे में, आज के समय में स्वीकार्य नहीं हैं। फिर भी उनकी किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए। क्या यह सिर्फ जानकारी देना है, या एक ऐसा इंसान बनाना है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके, जो दूसरों के प्रति करुणा रखे और जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सके? निष्कर्ष और आज के लिए प्रासंगिकता। एमिल या शिक्षा पर एक ग्रंथ सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक दर्शन है। यह हमें याद दिलाती है कि शिक्षा केवल स्कूल की दीवारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हर अनुभव, हर गलती और हर खोज से बनता है। रूसो हमें यह सिखाते हैं कि एक बच्चे को शिक्षित करने का मतलब है उसे अपने आप को खोजने का मौका देना, उसे प्रकृति के करीब ले जाना, उसे जिज्ञासु बनाना और उसे यह विश्वास दिलाना कि वह अपने भाग्य का निर्माता है। आज की दुनिया में जहां बच्चे स्कूल, कोचिंग और डिजिटल स्क्रीन के बीच फंसे हुए हैं, रूसो का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षित कर रहे हैं,
या सिर्फ उन्हें एक दौड़ का हिस्सा बना रहे हैं? क्या हम उनकी जिज्ञासा को जीवित रख रहे हैं या उसे रटने की प्रक्रिया में दबा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनने का मौका दे रहे हैं या सिर्फ एक सफल इंसान बनने का? दोस्तों, यह थी एमिल या शिक्षा पर एक ग्रंथ की कहानी। यह एक ऐसी किताब है जो हमें हर पन्ने पर सोचने के लिए मजबूर करती है। अगर आपने इसे यहां तक सुना है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यह एक लंबी और गहरी यात्रा थी, लेकिन उम्मीद है कि इसने आपके मन में कुछ नए सवाल और विचार जागृत किए होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। गोल्लारी बुक्स पर हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानियां लाते रहेंगे। तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली ऑडियो बुक का इंतजार करें जो आपके लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगी। तब तक के लिए अपने मन को खुला रखें, अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और जीवन को एक खुली किताब की तरह पढ़ें। नमस्ते।